हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। आज यूपी ट्रिपल सी पीटी का जो प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं यहाँ पे फुल, उसमें यहाँ पर रहेगा पूजा पब्लिकेशन का। ठीक है, पूजा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट रहता है, तो इसमें आपको 12 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं। तो पहला पूरा प्रैक्टिस सेट हमारे पास है यहाँ पर, तो ये देख लीजिए। इसको पूरा हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रश्नों का लेवल इसमें पूछा गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीएस के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसेज, और उसके बाद आपके जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, और यहाँ पर आपका जो सारणी के प्रश्न है उनको करने वाले हैं। तो पहले जीएस के प्रश्नों से स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है, क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं आने वाला। तो देखिए यहाँ पे क्या से स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, यानी कि इनमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही बात कही है। फिर कहते हैं इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, ये गलत बात है। इसके किनारे नहीं है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपका स्थित है क्षिप्रा नदी पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। बाकी यहाँ पे नर्मदा से संबंधित ये देख लीजिए, मार्बल रॉक समूह के बीच में से बहती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जाता है, ये सब नर्मदा की बातें हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है। ठीक है, अब इनमें से कहते हैं कौन सा क्षेत्र है जो वृष्टि छाया में पड़ता है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा राजस्थान। देखिए, राजस्थान में मरुस्थल भी पाया जाता है, थार का मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ इसलिए बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पे थार का मरुस्थल है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अरावली पर्वत की उपस्थिति के कारण वहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत की उपस्थिति के कारण वहाँ पर जो आपका वृष्टि छाया रहती है, और इसी वजह से उसका पश्चिमी भाग जो है वो सूखा रह जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक है। अब हरित क्रांति की सफलता का संबंध किस वैज्ञानिक से है, तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, कौन हो जाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हरित क्रांति में बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनका रोल रहा था, इनको इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। तो कहते हैं कि सर्वोच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया जो संगमरमर है वो कहाँ पर उपलब्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मकराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मकराना सबसे अच्छा है। ये पाया कहाँ पे जाता है, ठीक है, तो देखिएगा इसके अलावा भी अगर नर्मदा नदी के तट के बात करते हैं तो जबलपुर वगैरह में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे जो क्वालिटी अच्छी होती है वो होती है यहाँ पर संगमरमर जो पाया जाता है मकराना में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। कहते हैं कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य शेर को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है शेर को संरक्षण प्रदान करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता है कि वो गिर होगा। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो, वहाँ पर वो शेरों के लिए फेमस है, शेर का संरक्षण वहाँ पर रहता है। तो ये हो गया आपका। अब काजीरंगा की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका असम में। ठीक, काजीरंगा कहाँ पर, ये असम में। पूरा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो तुंगभद्रा, ठीक है, ये कर्नाटक में है, और दुधवा जो है ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन से किसे स्थापित किया गया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये आया कब था, तो देखिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पर लागू हुआ था। अब यहाँ पर देखेगा तो इसमें सबसे पहले चीज़ें गठित क्या हुई थी, वो हुआ था नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड जो है वो गठित हुआ था इसमें। तो इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 6 सदस्य थे। ये भी याद रखें, कितने सदस्य, 6 सदस्य थे इसमें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 57 की बात कर लीजिए, तो दोस्तों कहते हैं यहाँ पर कि भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ करी गई थी। अब 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल की स्टार्टिंग हुई थी, सभी को पता है। तो अब किस स्थान से इसको स्टार्ट किया गया था, तो याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 में इसको स्टार्ट किया गया था मुंबई से, जो पहले बम्बई या मुंबई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। तो कहते हैं गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली वो हो जाएगा यहाँ पे अस्पृश्यता होता है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसके खिलाफ जो आंदोलन चला था उन्होंने उसमें भूमिका निभाई थी। बेसिकली ये 1932 में चला था। कौन सा था, 1932 में था, हरिजन नाम दिया था इन्होंने, याद रखेंगे, हरिजन सेवक संघ की इन्होंने स्थापना भी करी थी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। तो कहते हैं कि जलियांवाला बाग हादसे के कौन सा ब्रिगेडियर संबंध है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय कौन से ब्रिगेडियर संबंधित हो जाएंगे, जनरल डायर, यानी कि इन्हीं के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी अमृतसर में, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 60 है
कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ये संबंधित हैं किस चीज़ से, तो याद रखेंगे साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, ये विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी समय साइमन कमीशन आया था 1928 में, तो उसी समय लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, तो 61 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके लिए, वो कौन से हो जाएंगे सी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर इसमें कॉलेजिस्टन सरकार की व्यवस्था की गई थी, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अब विलियम बेंटिक जो है बेसिकली ये कौन थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये बंगाल के थे, याद रखेंगे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं ये बेसिकली क्या थे, याद रखेंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, कहते हैं दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत ही आसान, यानी कि अकबर के द्वारा। ठीक है, दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ये एक अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। कब शुरू किया था, 1582 में। इसमें क्या था, देवी एकेश्वरवाद का प्रवर्तन किया गया था। अब फिलहाल यहाँ पे जो अबुल फजल थे ना, इसके प्रधान पुरोहित था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है। ठीक है, वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, इसके समीप कौन से थे, 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि औरंगाबाद। औरंगाबाद में कहाँ पे, देवगिरी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ठीक है, जो ब्रह्म समाज है इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, 64 का राइट आंसर राजा राम मोहन राय। ये क्या है, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, तो कहते हैं दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 तक शासन किया। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो दिद्दा नाम की जो रानी थी उन्होंने किस भाग पे, तो याद रखेंगे 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पे कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो दिद्दा नाम की जो रानी थी उन्होंने कश्मीर पे शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यकाल के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो देख लेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। ठीक, क्या होगा, अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें है इसका उपबंध जो अनुच्छेद 62 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक विधेयक है जो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो याद रखेंगे कि इसमें हो जाएगा धन विधेयक होगा। ठीक, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है जो वो होगा 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 में मेंशन है। अब ये बात किस में लिखी है कि धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो ये आपका लिखा है अनुच्छेद 109 के पार्ट 1 में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं वर्ग रहित समाज की परिकल्पना या फिर संकल्पना किसने की थी। ठीक है, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसके द्वारा करी गई थी, तो 68 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग रहित समाज की संकल्पना करी गई, यानी कि ऑप्शन ए इसका यहाँ पे एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। ठीक है, जो वित्त आयोग है ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 280 में है। अब यह किसके द्वारा स्थापित करी गई थी वित्त आयोग, तो 69 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम से जो राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना करी गई। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किन को पदच्युत मतलब क्या होता है, उनके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई विधि प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, अब कौन सा एक पद है जिसको हटाने के लिए कोई भी विधि का प्रावधान नहीं है संविधान में, तो इसका ऑप्शन देखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान आपको संविधान में देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। ठीक है, निम्न में से एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, तो 71 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट राशनिंग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्रेडिट राशनिंग इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 72 देखिए, तो कहते हैं स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं, तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, क्रम वर्धमान। ठीक है,
क्रमबद्धमान ये आपके स्वरूप में अप्रत्यक्ष होते हैं। इस बुक को अगर मंगाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। किसी से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं या फिर नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी आपको मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो आपके ये पूछे जाने हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाने हैं, इनको भी ध्यान में रख के चलिएगा। तो कहते हैं राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो 73 का जो राइट आंसर है वो होता है भारत में मुद्रास्फीति, ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति जो होती है ना वो बृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है, ठीक है, किसी वस्तु का मान लीजिए प्रोडक्शन या उत्पादन है वो 1 यूनिट बढ़ गया तो कुल लागत में होने वाला जो योग है वो क्या कहलाएगा। तो 74 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, वो होगा यहाँ पे बी, वो बेसिकली क्या होगा, सीमांत लागत कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि जीडीपी इज इक्वल टू अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, इसके बराबर में क्या होता है, जीडीपी बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, इसके बराबर में क्या होगा, तो ये होता है आपका उत्पादन लागत पर जीडीपी, ठीक है, उत्पादन लागत पर जीडीपी, ये सब पूरा इसके आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं श्वेत, अब साइंस के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने, तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण, तो वाइट आपकी जो लाइट है बेसिकली वो कितने में है, तो वो होता है आपके 7 रंग होते हैं। कौन से होते हैं, वो होता है विबगोर है, आप इसको याद भी कर सकते हैं कैसे, विबगोर है, ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखेंगे वो होता है आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब हाइग्रोमीटर तो हमको पता चल गया, अब देखिए हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइड्रो में ऊपर से जो मापा जाता है वो द्रव घनत्व मापी, क्या होता है, द्रव घनत्व मापी, इससे मापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पायरोमीटर भी दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होता है उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार मापने के लिए, ठीक है, जो आपका उष्णता मतलब क्या, जो हीट के कारण जो वस्तुओं में प्रसार हो जाते हैं, जो ठीक है फैल जाती हैं, उनको मापने के लिए होता है। और लैक्टोमीटर क्या होता है, ये आपको पता है कि मिल्क, ठीक है, दूध मापने के लिए होता है, दूध की शुद्धता मापने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, कहते हैं किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है आपका आरएन, ठीक है, आरएन किस चीज़ का है, तो सभी को पता है 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रेडॉन का होता है, आरएन जो है वो रेडॉन का होता है। चलिए, तो ये तो सभी आपको पता है कि रेडॉन जो है वो आपकी एक तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, ठीक है, आप इसमें से देखें कौन सा एक ठोस स्नेहक हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है आपका सॉलिड स्नेहक में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 80 देखें, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, ठीक है, 80 में देखिए, तो कहते हैं कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, क्या होगा, सी, यानी कि केराटिन जो है ये आपका एक रेशेदार प्रोटीन में आता है, ठीक है, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कहते हैं किस नगर में 2 रेलवे जेल का मुख्यालय है, ठीक है, कौन सा एक नगर है जहाँ पर 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है, तो 81 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक तो आपका कोलकाता में है, दूसरा मुंबई में है, तो पहला दूसरा यहाँ पे एकदम से होगा, यानी कि ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, तो कहते हैं विद्यालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ठीक है, प्रथम भारतीय हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाली वो कौन सी हो जाएंगी, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा आपके लिए, वो हो जाएगा 1984 में बछेंद्री पाल सबसे पहले पहुंचे थे, ठीक है, 1984 में क्या हुआ था, जो बछेंद्री पाल हैं वो सबसे पहले पहुंची थी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं राग कामेश्वरी की रचना किसके द्वारा करी गई, ठीक है, राग कामेश्वरी की रचना किसके द्वारा या फिर किसने करी थी, तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित रविशंकर, क्या होगा, पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता है जिसका जन्मदिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 84 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, वो बहुत ही आसान है, तो आप लोग जल्दी से बताइए, तो याद रखेंगे 84 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, तो कहते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखेंगे ये होगा 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की यहाँ पे स्थापना हुई थी,
12 अगस्त 1994। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो 86 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर श्रीमती देविका रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, यानी कि श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के जो महासभा के अध्यक्ष हैं वो को चुने जाने वाली पहली महिला कौन सी है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये कब चुनी गई थी, 1953 में। ठीक है, 1953 में चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, प्रश्न संख्या 88 की बात कर लीजिए, तो कहते हैं संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, संसाधनों का अगर आप अधिक उपयोग करेंगे तो ये लोक त्रासदी कहा जाएगा। अब इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा गैरेट हार्डिन। क्या होंगे, गैरेट हार्डिन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए, तो कहते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है इसमें नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया, तो 89 का राइट आंसर होगा आपका स्वीडन का सेंट्रल बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही होगा। स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है उसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर 1948 में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर अकाउंट पर अपनी जीवन यात्रा साझा करने वाली महिलाओं का निम्न में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये महिलाएं थीं, तो इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो 91 में तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर देखिए आरिफा जो है वो जम्मू कश्मीर से थी, कल्पना रमेश जो है ये हैदराबाद से थी, कलावती देवी जो है ये आपकी वाराणसी से नहीं थी, यही यहाँ पर आपको गलत है। बाकी बेड़ा देवी मुंगेर से थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, तो कहते हैं देश में तीसरे महिला डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, देश में जो तीसरा महिला डाकघर का है उसका उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं किस राज्य सरकार ने कौशल शतरंग युवा हब तथा प्रशिक्षण योजना प्रारंभ किया। ठीक है, कौशल शतरंज युवा हब और प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की। तो 93 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि किस राज्य ने लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर घर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की। अब आरोग्य मित्र जो है वो कहाँ पे स्थित हैं, याद रखेंगे आपका राइट आंसर 94 का क्या होगा, ये होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको आरोग्य मित्र देखने को मिलते हैं, ये उत्तर प्रदेश की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किस राज्य में जल परिवहन सेवा शुरू करी गई है, रोपेक्स सेवा, जिसको याद रखें रोपेक्स है, तो किस राज्य में शुरू गई थी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, रोपेक्स जो है वो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय लेखिका, देखिए बहुत ही अपडेटेड है ये। ठीक है, तो ये हो जाएंगी कौन सी आपकी गीतांजलि श्री हो जाएगी। इनकी कौन सी है, रेत की समाधि। ठीक है, कौन सी रेत की समाधि है, याद रखेंगे ये इनकी पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि 5 आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। जो 5 आईआईटी हैं इनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है, निम्न में से कौन इनमें से शामिल नहीं है। तो 97 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक तो आपका अगरतला शामिल है, भागलपुर है, भोपाल, लेकिन चंडीगढ़ इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 97 का आंसर क्या होगा, सी, चंडीगढ़ इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजित किया गया है, कि नवाजा गया है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं इनको एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, 98 का राइट आंसर, ये मुजफ्फरनगर के हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 है, किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस हो गई है। ठीक है, कौन सी राज्य की विधानसभा है जो पेपरलेस है, तो वो याद रखेंगे 99 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 19 मई 2022 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने ई विधानसभा का लोकार्पण किया, जिसमें बोला गया कि
पूरी विधानसभा पेपरलेस है। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए तो कहते हैं भारत और कौन से देश ने वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो 100 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि यूएई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब 5 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के पूछे हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। तो कहते हैं लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगा दिया। ठीक है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो यहाँ पे देखिए जो वाक्य में कारक बताना है आपको, तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, को भगाया, डाकुओं को भगाया। ठीक है, तो याद रखेंगे जहाँ पे को लगा होता है वहाँ पे क्या होता है, कर्म कारक होता है। ये इसकी विभक्ति होती है, जैसे कर्ता ने, करण के, से के द्वारा, संप्रदान को, के लिए। तो ये सारी विभक्तियाँ, तो इसी तरीके से कर्म का जो होता है वो को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें तो 32 तो कहता है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, हिंदी भाषा की बात करें तो इसमें वचन जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो याद रखेंगे हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कहते हैं कि यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द क्या है। ठीक है, नई जो है वह शब्द क्या है, तो याद रखेंगे नई जो है वो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बेसिकली यहाँ पे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो कि ये विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, साड़ी की विशेषता क्या है, वो नई है, तो विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 2 रचनाएं दी हुई, तो कहते हैं रचना के रचयिता का नाम उनके नीचे दिए गए आपको बताना है। ठीक है, देखिए साहित्य लहरी है, ये किसकी है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे सूरदास, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। साहित्य लहरी सूरदास की है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तो कहते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो है ये किसकी है, तो 35 में देखिए तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद की है। किसकी, जयशंकर प्रसाद की है ध्रुव स्वामिनी, इसको याद रखेंगे। ये आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हिंदी के भी 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो गाइस 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाने, तो इनको देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको सबसे अलग बताना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा इसमें एक तो आपका जो बुकर पुरस्कार है, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो नोबल पुरस्कार है। ठीक है, और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, बुकर, ज्ञानपीठ और नोबल पुरस्कार ये सब क्या है साहित्य में, ये आपके साहित्य में दिए जाते हैं। तीनों के तीनों साहित्य में दिए जाते हैं। लेकिन जो आपका मैग्सेसे पुरस्कार है ये आपका जो है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सबसे अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको डिफरेंट ढूंढना है। तो डिफरेंट इसमें क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे अगर आप 27 में, तो देखिएगा जिसमें आपको डिफरेंस देखने को मिले। सबसे पहले इसको करना कैसे है, ये देखिए 10 को अगर यहाँ पे 60 को 10 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका कितना आ जाएगा, इसमें आपका 6 आ जाएगा, और इसको 20 छक्का 120 हो जाएगा। 30 तिहाई आ गया, इसमें 3 ही आ रहा है डिवाइड करने, तो आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं आपको इसमें कुछ जोड़े हैं, आपको इसमें देखना है कि कौन सा अलग है कौन सा यहाँ पे समान है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 28 में, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, जो आपका ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी में बर्ड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी में फंगी का करते हैं, बायोलॉजी में बॉटनी का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन सी को साइकोलॉजी में फाइकोलॉजी है। ठीक है, फाइकोलॉजी में अलगी का अध्ययन करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में बॉटनी का नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला आपको आंसर बताना है, इसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, 12 और 18। ठीक है, 12 18 में क्या है, अगर आप 3 को यहाँ पे इससे भाग दे देंगे, ठीक है, इसको भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। अब 4 आ जाएगा तो 18 को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 72 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 32 को 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 128 जाएगा। इसी तरीके से इसमें ऐसा क्या आना चाहिए यहाँ पर कि हम इसको भाग दें तो क्या होगा, देखिए अब 2 से कटेगा, जाकर 2 से कट जाएगा तो कहते हैं 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से अगर हम इसको भाग दे देंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो याद रख, माफ़ कीजिएगा 2 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे आएगा। 3 से भाग देंगे और 24 से गुणा कर देंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 30 में आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या होगा बेसिकली, अब यहाँ पे देखेंगे 900 ये आपको दे रखी संख्या, 551 यहाँ पे दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 915 इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको 915 मान लिया हमने, इसको 364 मान लिया। 915 में से अगर हम 364 को माइनस करते हैं तो 551 आएगा। इसी तरीके से 543 हमने इसको मान लिया है,
543 में से अगर 789 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 246 आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें 863 संख्या हमने मान ली, फिर 241 हमने इसमें से माइनस कर दिया 30 का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, 622 आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 622 आ जाएगा। तो रीजनिंग के भी 5 प्रश्न आपके हो गए पूरे। अब आगे क्या है, आपको गद्यांश दिए हुए। ठीक है, 2 गद्यांश आपके आने हैं पीटी में। तो गद्यांश जो है बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपको गद्यांश से पूरा ठीक सकते हैं, ये आप पूरा गद्यांश। इसके बाद यहाँ पे इसके प्रश्न पूछे गए। तो गद्यांश में यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, उसके साथ साथ आपका जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, जो मैथमेटिक्स का ये वाला सेक्शन है, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मोबाइल पे सॉल्व करने में इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये आपका जो 20 नंबर का इसमें तालिका ग्राफ बचा था और 5 नंबर की मैथ बची थी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी मैंने पूरा आपको करा दिया है करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर 2022 की एकदम अपडेटेड है। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान में रखें। इसके साथ साथ पूजा पब्लिकेशन की गाइड आती है जिसमें आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक, ये ले सकते हैं आप। सामान्य हिंदी की आपको अलग से मिल जाएगी, रीजनिंग की आपको अलग से मिल जाएगी। इसी तरीके से आपका जो डीआई का सेक्शन है, ग्राफ एवं तालिका वाला, वो भी सेक्शन आपको अलग से मिल जाएगा। तो इन बुक्स को भी आप चाहें तो ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट तो हमने आपको दिखा दिया किस तरीके के हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खरीद लीजिए।